Today is the 12th of August. It is my आज 12 अगस्त है। ट्रांजिशन प्रोटोकॉल में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व और सम्मान हो रहा है। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध, दुनिया भर में सम्मानित और वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले विश्लेषक, जिन्हें आप सभी ने देखा है और निस्संदेह सुना भी है। मेरे बहुत अच्छे मित्र परवीन स्वामी। वह आपको हमारे चारों ओर हो रही तमाम घटनाओं के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। पेड मेंबर बनिए ताकि हम ये सामग्री हफ्ते में 2 बार सीधे आपके मेल बॉक्स में भेज सकें। आइए परवीन। Thank you so much, Zulfikar, and always a big बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार, और मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए हमेशा की तरह आपका बड़ा धन्यवाद। The first is let's अब कुछ बातें हैं जिन पर चाहता हूँ। सबसे पहले आइए उस मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से शुरू करते हैं जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। लगता है कि किसी को भी इसके बारे में से बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि तीनों देश और ईरान इस पर ज्यादा स्पष्टता साझा नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप पंक्तियों के बीच पढ़ें तो ये बहुत साफ हो जाता है कि मामला क्या है। इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वे स्पष्टता क्यों नहीं चाहते। वजह यह है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, यही कारण है। तो अब यह क्या हासिल करना चाहता है, पहले उस हिस्से को समझते हैं। विचार यह है कि अमेरिकी ढांचा जो पूर्ण सुरक्षा पर आधारित है, यानी क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा ढांचा पूर्ण सुरक्षा की अवधारणा पर टिका है, वह एक जीरो सम गेम है। उनके सारे ठिकाने, यही अमेरिकियों की सोच है। अब तक दुनिया की भी यही सोच रही है। पूर्ण सुरक्षा की अवधारणा एक जीरो सम गेम है। इससे युद्ध होते हैं, संघर्ष होते हैं। इसकी जगह सामूहिक सुरक्षा पर आधारित एक क्षेत्रीय ढांचा आना चाहिए। अब सामूहिक सुरक्षा बिल्कुल अलग बात है। मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि ये विचार या यह दृष्टि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में सामने रखी थी। सामूहिक सुरक्षा का विचार यह है कि आप बैठकर अपनी समस्याओं पर बातचीत करें। आप अपनी सुरक्षा को दूसरों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं देखते। आप बातचीत की बात कर रहे हैं। आप एक व्यापक माध्यम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा का दोनों देशों या सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करने वाले सभी देशों का विकास और प्रगति है। तो यही बात है। तो जो ये 3 देश एक साथ आए हैं, उनका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का समर्थन करना है। इसकी घोषणा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 29 जून को की थी। उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी, और उन्होंने यह रूस की अपनी यात्रा के बाद कहा था, जो 27 अप्रैल को हुई थी, जहां उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। इसके अलावा वह चीन भी गए थे 6 मई को, जहां उन्होंने वांग यी से मुलाकात की थी। उसके बाद हम जानते हैं कि 17 जून को इस्लामाबाद MOU पर हस्ताक्षर हुए। और सबसे अहम बात जिसे कम करके पेश किया गया है यह है कि 23 जून को ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने इस्लामाबाद की राजकीय यात्रा की। इसकी वजह बहुत सीधी थी, उन दूसरी बातों से अलग जो उन्होंने अपने प्रेस नोट में कही थी। विचार यह था कि पाकिस्तान को साथ लिया जाए ताकि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित इस क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को चलाया जा सके। तो पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया, और इसलिए जैसा कि मैंने कहा 29 तारीख को अराक्ची ने इसकी घोषणा की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से 2 बातें कही। पहली, इस क्षेत्रीय ढांचे में बाहरी शक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वह यह है कि ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के बारे में है, जिसमें क्षेत्र के सभी देश एक दूसरे से बात करेंगे और देखेंगे कि मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है। मूल रूप से ये सुरक्षा का मामला है, और उसके बाद आर्थिक मुद्दे भी हैं, क्योंकि आखिरकार अमेरिकियों के पश्चिम एशिया से जाने के बाद इस ढांचे को सभी देशों के विकास और प्रगति की दिशा में ले जाना होगा।
और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे फिर से उतनी अहमियत नहीं दी गई। यह 13 और 14 जुलाई को हुई जब फील्ड मार्शल असीम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए। When Field Marshal Asim Munir he visited Turkey, he had a sorry interaction with the उनकी वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक माफ कीजिए बातचीत हुई थी on the 7th of August that the Pakistan और आखिरकार 7 अगस्त को पाकिस्तानी प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें संयुक्त मक्का रक्षा समझौते की बात कही गई थी। it has two parts. जैसा मैंने कहा, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो पाकिस्तानी प्रेस नोट में साफ लिखा है सामूहिक सुरक्षा का है, उसमें इसकी बात की गई है। So right तो फिलहाल ये क्षेत्र के बारे में है और इसे इस्लामी दुनिया तक बढ़ाया जाना है और यहीं पाकिस्तान बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। will be doing a very big तो यहाँ रुककर एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान आज सिर्फ ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के बीच मुख्य मध्यस्थ ही नहीं है। between Trump and the Iranians top leadership. Pakistan also will be doing the heavy lifting. पाकिस्तान इस्लामी देशों को सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा समझाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। Underlines यही अवधारणा रूस और चीन समर्थित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विजन को आधार देती है। now अब आगे बढ़ें। go further. सामूहिक सुरक्षा के बाद इस प्रेस नोट में एक और बात कही गई है, सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता, और यहाँ काफी भ्रम दिखाई देता है। कई अमेरिकी विश्लेषक कह रहे हैं कि देखिए यह नाटो की तर्ज पर है क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं कहा गया है क्योंकि आपको उसी दिन यानी 7 अगस्त को तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोआन द्वारा जारी किया गया सोशल नोट पढ़ना होगा। उसमें वह साफ कहते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत होगा। This will be under Article 51 of the United Nations. So collective deterrence has two parts. तो सामूहिक प्रतिरोध के 2 हिस्से हैं। What that means पहला हिस्सा है रोकथाम। country outside इसका मतलब यह है कि बाहर का कोई भी देश इसलिए रुकेगा क्योंकि ये तीनों देश एकजुट होकर खड़े हैं। obviously और जाहिर है यहाँ संकेत या इशारा इजराइल की तरफ है जो पश्चिम एशिया में है, which is लेकिन उसके साथ सभी देशों की कमोबेश कोई न कोई समस्या है। countries have तुर्की की भी आज उनसे समस्या है, including Turkey. तो ये प्रतिरोध वाला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा रक्षा से जुड़ा है और रक्षा संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत आती है। Defense is under एर्दोआन की सोशल मीडिया पोस्ट में यह बात साफ तौर पर लिखी गई है, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। social post. दूसरे शब्दों में He has mentioned जो भी रक्षा की जानी है वो संयुक्त राष्ट्र के तहत defense which is to be done will be done under the United Nations. So it is not NATO like, first of all. NATO तो सबसे पहले ये नाटो जैसा नहीं है। and if you see नाटो का संयुक्त राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। he says that और अगर आप अनुच्छेद 50 देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी देश पर हमला होने की स्थिति में रक्षात्मक कार्रवाई की जाएगी UN security और वह देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी सूचित करेगा कि हम पर हमला हुआ है। इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका बरकरार रहेगी। will decide whether उसके बाद वो देश तय करेगा कि वह व्यक्तिगत आत्मरक्षा करना चाहता है या सामूहिक आत्मरक्षा। इसका मतलब यह है कि काल्पनिक रूप से कहें, अगर इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध या झड़प होती है तो तुर्की तय करेगा कि उसे रक्षा समझौते के बाकी 2 सदस्यों से किस तरह की मदद चाहिए। by help it wants from the other 2 members of the defense agreement. Nothing is automatic here. यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं होता। You know, हो सकता है कि वे कुछ और भी चाहें क्योंकि उनकी एक संयुक्त रक्षा साझेदारी होगी। production lines, वे पाकिस्तानियों की उत्पादन इकाइयों से कुछ लेना चाहें, वे सऊदियों से भी कुछ चाहें, इसलिए इसका विस्तार किया जाना है। और जीसीसी के कई देशों ने, कुवैत और बहरीन ने इसमें शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई है। shown interest to जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान पश्चिम एशिया से बाहर अफ्रीकी महाद्वीप तक भी गया है, जहां उसने सोमालिया के साथ सामूहिक सुरक्षा की इसी तरह की शर्तों पर फिर से रक्षा सहयोग किया है। similar lines of collective security with Somalia. And in my assessment, what we will see is और मेरे आकलन में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान अफ्रीकी महाद्वीप में इसे और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आज अफ्रीका में 54 देश हैं, जिनमें से 20 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसलिए पाकिस्तान उन सभी देशों के साथ रक्षा सहयोग करने की कोशिश करेगा। ये कैसे संभव हुआ है? मुझे ऑपरेशन सिंधु तक पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सभी देश इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं
कि पाकिस्तान के पास सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं है, वह सिर्फ एक मुस्लिम देश ही नहीं है, बल्कि उसके पास बेहद विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताएं भी हैं, और उसके इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। बहुध्रुवीय दुनिया की तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में सहज हैं। They are comfortable interacting with Pakistan. So this is what, in very short, is this whole thing. तो संक्षेप में ये पूरा मामला इसी बारे में है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, ट्रंप के साथ समस्या यह है कि उन्हें भी पता है और ईरानियों ने भी समझ लिया है, वे समझदार लोग हैं, कि 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ था वो असल में 8 अप्रैल को खत्म हो गया था। तब अमेरिका और इजरायल की संयुक्त वायुसेनाओं का 39 दिनों का हवाई अभियान मनचाहे नतीजे नहीं दे सका, वहीं इसका अंत हो गया। उसके बाद से बस शेखी बघारना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप की सिर्फ दिखावटी मुद्रा रही है, और आज हम जानते हैं कि उनके पास वास्तव में कोई सैन्य विकल्प नहीं बचा है, और उनके लिए समय निकलता जा रहा है। उनके सामने सिर्फ नवंबर के चुनाव ही नहीं है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी घट गए। The strategic petroleum reserves have gone down. Reports are talking that today they are as low in America. रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि आज अमेरिका में उनका स्तर 9 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। और फिर ट्रंप के सामने दूसरी समस्या यह है कि वह मिसाइलों और इंटरसेप्टर मिसाइलों की इस भारी कमी को जल्दी से पूरा नहीं कर सकते। यही वह है कि कई रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिकी बलों की तैयारी की स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने पर पीठ गसेत पर चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल पर पहले भी यह बात कही है कि जहां तक ईरानियों का सवाल, ईरानियों ने 21वीं सदी की क्षमताओं के साथ अमेरिकी सेना से लड़ाई लड़ी, एक बेहद शक्तिशाली सेना, लेकिन 20वीं सदी की क्षमताओं वाली। तो देखिए, यह सब 8 अप्रैल के बाद शुरू हुआ, जैसा कि मैंने कहा था। अराकची पहले 27 अप्रैल को रूस गए और फिर चीन गए, ताकि उस क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए उनका समर्थन हासिल कर सकें, जिसमें पश्चिम एशिया के भीतर, पश्चिम एशिया के बाहर और इस्लामी दुनिया में भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान निभाएगा। In the Islamic world will be done by Pakistan. Not only that, the Pakistani Interior Minister. इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी वहां थे। उन्होंने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नवनियुक्त सचिव मोहसिन रईसी से मुलाकात की। तो वे किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? मूल रूप से वे आगे निभाई जाने वाली भूमिका और उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे आकलन में यही चल रहा है, और जहां तक ईरानियों का सवाल है, उन्होंने अपनी सेना में बड़ा फेरबदल किया है, जिसकी उन्होंने सार्वजनिक घोषणा भी की है। वे जो कर रहे हैं, इस बारे में कोई गलतफहमी न रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब सिर्फ बयानबाजी है, लेकिन यहाँ जरा भी बयानबाजी नहीं है। There is no rhetoric involved here at all. When the Iranians do something, take it seriously. जब ईरानी कुछ करते हैं तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अब तक, आज तक, या यूं कहें कि इस हालिया फेरबदल की घोषणा के बाद से ईरानी कूटनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। 8 अप्रैल को युद्ध जीतने के बाद वे ऐसा कर रहे थे। वे 2 बातों पर ध्यान दे रहे थे। पहली, कूटनीति, और दूसरी, अपनी स्वदेशी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाना। इसके लिए बहुत सा सामान बाहर से आ रहा था, शायद चीन से, शायद रूस से। तो उनकी अत्याधुनिक मिसाइलें जिनकी वे आज बात कर रहे हैं, वे वही हैं जिन्हें हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें कहते हैं। ऐसी मिसाइलें जो 5 मैक से अधिक की रफ्तार से चलती हैं। मैक यानी ध्वनि की गति। ऐसी मिसाइलें जो दिशा बदल सकती हैं, जो वायुमंडल की ऊपरी परतों में चलती हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ, इजरायलियों और अमेरिकियों के पास बस उतने इंटरसेप्टर हैं ही नहीं। तो ये पहला चरण था। दूसरा चरण यह है कि इस सैन्य फेरबदल की घोषणा के बाद भी वे अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। ये महत्वपूर्ण है। आज ईरान का लक्ष्य क्या है? उन्होंने इसे बहुत साफ तौर पर बताया है। अमेरिकी सेनाएं इस क्षेत्र से बाहर जाएं। वे अब MOU के अनुच्छेद 4 की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें बहुत अस्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास से हट जाएं। अब वे पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिकी सेनाएं इस क्षेत्र से बाहर चली जाएंगी,
तभी यह ढांचा लागू होगा जिसे इन 3 देशों के बीच इस संयुक्त रक्षा समझौते के जरिए तैयार किया जा रहा है। agreement between these three countries, and I said this will keep increasing, so both the work are going on. और मैंने कहा था कि ये बढ़ता ही जाएगा, तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। इसके तहत निश्चित रूप से ईरानी सैन्य नेतृत्व आज जिस चीज पर नजर रख रहा है वह इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने बहुत साफ कर दिया है कि वह लेबनान से खाली नहीं करेगा, वह गाजा से खाली नहीं करेगा, और यह ईरानियों के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। इसलिए ईरानी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह ये पूरा आना जाना है जो चल रहा है। पाकिस्तान मोहसिन नकवी का वहां ईरान जाना, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन का सार्वजनिक तौर पर फिर से यह कहना कि पाकिस्तान के साथ हमारे रणनीतिक संबंध हैं। दरअसल आज ये बहुत करीबी रिश्ता है और यह ऐसा ही बना रहेगा। क्यों? मैं फिर से कुछ खास बातें रखने के लिए थोड़ा विषय से हट रहा हूं। यह ऐसा ही क्यों बना रहेगा? क्योंकि एक मुस्लिम या इस्लामी ढांचा तैयार किया जा रहा है। Is a Muslim or an Islamic framework, and this is a perfect example of a और यह एक सुन्नी और शिया राष्ट्र के हाथ में हाथ डालकर साथ काम करने का बिल्कुल सही उदाहरण है। यह एक आदर्श उदाहरण है। यह ऐसे ही बना रहेगा और वे पड़ोसी भी हैं। तो अब जो हो रहा है वह यह है कि ईरानियों ने सार्वजनिक रूप से बहुत सख्त दृढ़ शर्तों की बात की है कि होर्मुज जलजमरुमध्य तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता, जब तक सभी प्रतिबंध नहीं हटाए जाते, जब तक अमेरिकी बल इस क्षेत्र से नहीं चले जाते, जब तक उनकी जमी हुई धनराशि जारी नहीं की जाती, और जब तक उनके सभी सहयोगियों के लिए वहां स्थायी शांति नहीं हो जाती, जिससे उनका मतलब लेबनान, यमनियों और गाजा से है, मूलतः गाजा और लेबनान ये 2 इलाके, और जब तक अमेरिका युद्ध का मुआवजा नहीं देता। ये सारी बातें MOU में हैं। और वैसे भी इस महीने की 17 तारीख को MOU के 60 दिन भी पूरे हो जाते। on 17th of this month, it would have done it 60 days also. You see, so the situation is simple. देखिए, स्थिति सीधी है। वे ये सारी बातें कर रहे हैं, उनका मतलब भी यही है। लेकिन साथ ही पाकिस्तानियों की ओर से काफी कोशिशें हो रही हैं कि देखा जाए क्या ट्रंप अब भी पीछे हट सकते हैं, बातचीत शुरू कर सकते हैं और MOU पर सहमत हो सकते हैं। यह MOU निश्चित तौर पर काफी हद तक ईरान के पक्ष में है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैंने कहा था कि वे अपने फोकस से नहीं हटेंगे। फोकस पाकिस्तान की मदद करना है और तीनों देशों की भी, जिनमें तुर्की भी शामिल है। अगर आप देखें तो तुर्की के विदेश मंत्री लीबिया गए थे। लीबिया के इजराइल के साथ फिर से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। इजराइल के साथ उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, इसलिए दोनों ही काफी काम कर रहे हैं। So both are doing a lot of work. Turkey is doing, Pakistan is doing, but the work that Pakistan is तुर्की भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो कहीं ज्यादा ठोस है और वह बढ़ता ही जाएगा। तो फिलहाल ईरान ये देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ सकते हैं, और उनकी शर्तें क्या हैं कि 17 जून को जिस MOU पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें कुछ भी कमजोर नहीं किया जाएगा। अगर ट्रंप इस पर बात करने के लिए आते हैं तो ठीक है। इसके बाद मेरी उम्मीद है कि जो भी ये फेरबदल हुआ है उसका निशाना इजराइल होगा, क्योंकि आज अमेरिकी बलों का जमावड़ा वहीं है। इसके अलावा अमेरिकी के पास ही कहीं और कुछ है। The Americans hardly have anything anywhere else. You see the aircraft carrier Abraham Lincoln. आप विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन को देखिए, जहां एक समस्या रही है, वहां आत्महत्याएं हुई हैं। जेराल्ड फोर्ड भी निकल चुका है। तो आप इन बड़े बड़े विमानवाहक पोतों के साथ 21वीं सदी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आप समझिए, संक्षेप में बात यही है। अगर मैं इस हिस्से को यह कहकर समाप्त करूं कि पहला, ईरानी इस क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर पूरी तरह केंद्रित हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी इसमें बहुत काम करेंगे और पाकिस्तानी ये करने को तैयार हैं। मध्यस्थ होने के अलावा वे इसे किसी चरण पर, जिसकी शुरुआत वे सोमालिया के साथ पहले ही कर चुके हैं, क्षेत्र के बाहर भी ले जाएंगे, मुस्लिम दुनिया तक। यह एक हिस्सा है। This is one part. Second part is the Iranians want
दूसरा हिस्सा यह है कि ईरानी चाहते हैं कि पाकिस्तानी मध्यस्थता की मदद से ट्रंप एमओयू पर गंभीरता से बात करें। इसका मतलब यह होगा कि फिर ट्रंप की जिम्मेदारी होगी कि एमओयू के अनुच्छेद 1 को आगे बढ़ाया जाए, उसे लागू किया जाए। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अमेरिका इजराइल से बात करे। देखिए, आपको अपनी सेनाएं लेबनान और गाजा से हटानी होंगी, लेकिन यह तय है कि इजरायली अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये युद्ध जारी रहता है, मेरा मतलब है अमेरिका और उसका साम्राज्य तो वैसे भी डूब रहा है, लेकिन फिर ईरानियों का निशाना इजराइल होगा। जुल्फिकार, बड़ी तस्वीर को मैं इसी तरह देखता हूँ। This is the way, Zulfikar, I see the overall picture. Well, I totally second that. खैर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और आपने जो भी बयान दिए हैं, जिन भी निष्कर्षों पर आप पहुंचे हैं, मैं उन सभी का समर्थन करता हूँ। आज मैंने काफी समय बहुत से लोगों से बात करने में बिताया है, खास तौर पर उन लोगों से जो हमारे नेटवर्क, हमारे चैनल से जुड़े हैं। सह संस्थापक लैरी जॉनसन और पेपे एस्कोबार के पास गहरे और विश्वसनीय स्रोत हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सर्वोच्च सुरक्षा तंत्र के भीतर हमारे अपने स्रोत हैं, और ईरान में भी। और आपने जो कुछ कहा है वो उल्लेखनीय रूप से सटीक है। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस पर आप और मैं शुरू करने से पहले संक्षेप में बात कर रहे थे। व्हाइट हाउस से जो ये घोर मूर्खता निकलती है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है, हर कोई जानता है कि हम घोर मूर्खता है, सिवाय शायद थ्रोस्के उन्हें स्टेरड ने अफेक्ट योर परसेप्टिंग। Except maybe Trump doesn't know that it's rank stupidity. I doubt whether he understands the difference between rank stupidity. मुझे संदेह है कि वो घोर मूर्खता और हकीकत के बीच का फर्क समझता भी है या नहीं। शायद यही वजह है कि वे इस युद्ध में हैं। बेसेंट लोगों से कह रहे हैं कि ओ होर्मुज जलडमरू मध्य की चिंता मत कीजिए, हमारे पास उसका एक विकल्प है, हम उसे बना रहे हैं, वगैरह वगैरह, पाइपलाइनें इत्यादि। मेरी चिंता यह है कि ट्रंप शायद सचमुच इस बकवास पर यकीन कर लें, और अगर वे इस बकवास पर यकीन करते हैं तो हो सकता है कि वह उस निष्कर्ष पर न पहुंचें जिस पर बाकी सभी पहुंच चुके हैं, यानी उन्हें ईरान की ओर से दिया गया बाहर निकलने का रास्ता कुछ हद तक गरिमापूर्ण ढंग से अपनाना होगा। अगर वह बहुत जल्द ऐसा नहीं करते तो वह रास्ता वापस ले लिया जाएगा। आप बहुत सूक्ष्म विश्लेषक हैं, उन सबसे सूक्ष्म लोगों में से एक जिनके पास इस सब पर जानकारी है। आप इसे कैसे देखते हैं? Well, Zulfikar, before I answer your question, there's another. खैर जुल्फिकार, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक और खबर है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। खबर यह है कि सऊदी अरब, जो इस हस्ताक्षरित संयुक्त रक्षा समझौते का भी सदस्य है, उसने ओमान के साथ, जिसे ग्रीनलैंड कॉरिडोर कहा जाता है, उसे भी खोल दिया है। यहाँ बात समझने की है कि ये ग्रीनलैंड कॉरिडोर उस समय चल रहा था जब यूएई और ओमान के बीच युद्ध हो रहा था। अब इस कॉरिडोर को सऊदी अरब तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी दूरी लगभग 700 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एक जमीनी रास्ता है। असल में इससे होर्मुज जलडमरू मध्य को दरकिनार किया जाता है। खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है, इसलिए यूएई को ओमान से इसी कॉरिडोर के जरिए सारा खाद्य सामान मिल रहा था, और अब सऊदियों ने भी इससे जुड़ने की व्यवस्था कर ली है। And now the Saudis also have tied up. So the trucks will come there, then तो ट्रक वहां आएंगे, फिर शिपमेंट आएगी, कार्गो आएगा, फिर उसे ट्रकों पर लादा जाएगा। उसके बाद वह 700 किलोमीटर का सफर तय करेगा और फिर सऊदी अरब पहुंचेगा। तो मैं जो बात कह रहा हूं वो यह है कि सऊदी लोग पहले से ही दबाव महसूस कर रहे हैं, बड़ा दबाव, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये सारे जीसीसी देश, और इनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा है, बाहर से आने वाले खाने पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वे बाहर से आने वाले पानी पर भी बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए जो उन्होंने लगाए हैं, तो उनकी निर्भरता बहुत बड़ी है। इसलिए अगर सऊदी लोगों ने यह शुरू किया है तो जाहिर है कि वे सोच रहे हैं कि अमेरिकी ठिकानों को यहाँ से, उनकी जमीन से, बस समय की बात है कि सऊदी लोग ट्रंप से ये कहने में और दृढ़ हो जाएंगे कि सऊदी जमीन पर उनके एयरबेसों के जो भी अवशेष बचे हैं वे सऊदी अरब के लिए एक कमजोरी हैं और उन्हें हटना होगा।
is a vulnerability for Saudis, and that needs to go out. That is one part. And as I said, ये there एक are हिस्सा more है। and more और GCC जैसा मैंने कहा, countries which जीसीसी के don't ज़्यादा want से to ज़्यादा देश disagree. इस रक्षा समझौते में शामिल होना चाहते They हैं। already have shown मेरा interest. मतलब है, वे Kuwait पहले has ही shown रुचि दिखा interest चुके and हैं। Bahrain has shown कुवैत ने interest. रुचि दिखाई है, And बहरीन they ने are भी going, रुचि दिखाई and है, if और वे सब this इसमें corridor शामिल is होंगे। functioning, और अगर ये कॉरिडोर काम कर which रहा है, is, as I जो कि said, जैसा the मैंने कहा Greenland कर रहा है, corridor, ये ग्रीनलैंड obviously कॉरिडोर, the तो जाहिर Iranians है are कि ईरानियों को eager इसकी for it जानकारी and है they are और वे इसकी allowing इजाज़त it. दे रहे हैं। Why? क्यों? Because Iranians are क्योंकि trying ईरानी to एक create क्षेत्रीय ढांचा artificial बनाने की friction कोशिश कर रहे हैं। unnecessary. वे बिना They वजह don't सऊदी want अरब to hit या किसी Saudi दूसरे Arabia जीसीसी or देश hit पर any हमला other नहीं करना GCC चाहते। country. अब जब हम इस Once पृष्ठभूमि को we get सही the ढंग से समझ background लेते हैं correct और and ये we समझते हैं understand कि आज how सऊदी the कितने pressure दबाव to में है, Saudis तो हर किसी के लिए ये really बिल्कुल are साफ हो high, जाना चाहिए it कि should स्कॉट become बेसेंट very की बातों clear का to कोई मतलब नहीं बनता। everybody that Scott Bessent is not making sense at all. Because for a country like Saudi, क्योंकि food सऊदी is a जैसे देश के problem. लिए They are खाना एक unable to समस्या sell है। their oil. वे अपना तेल The बेच Red नहीं Sea पा is रहे हैं, closed. लाल So सागर Houthis बंद are है, troubling हूती them उन्हें हर by घंटे the परेशान कर hour. रहे हैं। They are in वे big बड़ी trouble. मुश्किल में हैं। And और ये this, बात सबसे पहले first समझनी of all, होगी these कि जब युद्ध चल pipelines रहा हो, cannot be made तब when ये the war is पाइपलाइनें going on. नहीं बनाई जा सकती। That is one thing बुनियादी that ढांचा should be कैसा है, understood. इसे हवाई How रास्ते is से the कैसे लाया infrastructure? जाएगा, How will it be यह आएगा delivered? कहाँ से, Where किस will it रास्ते come से from? जाएगा, Which तो ये is the सब एक route it कल्पना will है, take? एक सपना So है, this is all a इससे fantasy ज्यादा and कुछ dream. नहीं। Nothing more और फिर than बात that. यह है कि अगर ये सारे देश इतने दबाव में हैं, तो वे इस तेल पाइपलाइन के खिलाफ होंगे। वे क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करेंगे, और ईरानी इस बारे में लंबे समय से बात कर रहे हैं। And the Iranians have been talking for a long time, and I'm sure even these three countries. और मुझे यकीन है कि रक्षा समझौतों वाले ये तीनों देश भी सऊदियों से बात करेंगे, जीसीसी के दूसरे देशों से बात करेंगे। मैं यूएई को अलग रख रहा हूँ क्योंकि उनका मामला अलग है, लेकिन देर सवेर उन्हें भी समझ आ जाएगी। तो मेरा सवाल यह है कि जब स्कॉट बेसेंट इसकी बात करते हैं, तो क्या उन्होंने कोई समय सीमा बताई है? क्या आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? क्या उन्होंने किसी व्यवस्था या तंत्र की बात की है? ये तो हवा में तीर चलाना है। इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये पाइपलाइनें किसी भी तरह लागू नहीं हो सकती। देखिए, युद्ध चल रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद, और जब अमेरिकी वहां नहीं होंगे, तब आप कौन सी पाइपलाइनें बिछा रहे होंगे, और आपको ऐसा करने कौन देगा? तो मेरे हिसाब से जुल्फिकार की बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। So that is, I think Zulfikar is not making sense to me at all. Of course, I never suggested that he made बिल्कुल, sense to anyone. मैंने कभी ये नहीं I कहा mean, कि I उसकी was बात only किसी को समझ आती commenting है। that, मेरा some मतलब, मैं nonsense सिर्फ is कह रहा coming था out. कि उसके मुंह से But, ऐसी बकवास it is निकलती है, directed only at one person, लेकिन वो and सिर्फ I both एक know who व्यक्ति that के लिए person कही is. जा रही है, And that और person आप और may मैं be दोनों saying जानते हैं this कि वो व्यक्ति nonsense, कौन है, and that person और हो may सकता है be कि वो saying व्यक्ति this इस बकवास nonsense, पर यकीन कर रहा हो, may prolong और this ये बकवास मानकर further than वह 30 इस मामले को minutes ago. जरूरत से Now, ज्यादा लंबा खींच दे। अब जैसा कि हमारे चैनल के दर्शक जानते हैं, मुझे ये सम्मान और सौभाग्य मिला है कि मुझे कहने के तौर पर कमरे के अंदर मौजूद सूत्रों से कुछ खुफिया जानकारी मिलती है। ऐसे सूत्र जो फैसले लेने वाले सभी लोगों के साथ बातचीत में हैं। मोहसिन नकवी अभी ईरान के मौजूदा नंबर 2 व्यक्ति मोहसिन रजाई से मिलकर लौटे हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व को जो ब्रीफिंग दी है, जिसके बारे में मुझे कुछ जानकारी होने का सम्मान है, वो यह है कि वे पाकिस्तान के जरिए समझौता करने तो हैं जायज़ है, लेकिन वे अपनी मूल मांगों पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 1 इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं। Not a centimeter on their core demands. They will relax upon only one condition. वे सिर्फ एक शर्त पर नरमी दिखाएंगे, और वह है मुआवजे की शर्त। वह भी सिर्फ इस हद तक कि इस पर चर्चा को थोड़ा बाद के चरण तक टाल दिया जाए। इसे कोई पूरा शर्त नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान से ऐसी रिपोर्टिंग आ रही है, ईरान से भी ऐसी रिपोर्टिंग आ रही है, और जहां तक मुझे पता है वे जेडी वेंस से बात कर रहे हैं, कभी सीधे तौर पर, कभी उनके मध्यस्थों के जरिए। मेरी जानकारी के मुताबिक उन्हें वेंस से सकारात्मक संकेत मिला है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ट्रंप इसके लिए तैयार है या नहीं। हो सकता है कि वे अभी भी अपनी काल्पनिक दुनिया में हों, ये सोचते हुए कि स्कॉट बेसेंट इस पाइपलाइन को पूरा करवा देंगे। तो आपके हिसाब से अगले कुछ दिनों में ये कैसे आगे बढ़ेगा?
क्योंकि उनके पास वास्तव में किसी तबाही के होने से पहले कुछ ही दिन बचे हैं। really have much more than a few days before a catastrophe happens. See, first of all, I agree entirely with देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, युद्ध क्षतिपूर्ति। लेकिन मैं इससे भी बहुत आगे जाऊंगा, क्योंकि देखिए, ईरानियों की मांग यह है कि अमेरिकी पश्चिम एशिया से बाहर निकलें। यही उनकी ज़रूरत है। और आज बहुत से ईरानी पेट्रोयुआन की भी बात कर रहे हैं। अब पेट्रोयुआन होता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान बहुत जल्द न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा होगा। देखिए, इसकी खबरें पहले ही आ रही हैं। हम जानते हैं कि यही ब्रिक्स बैंक है, और ब्रिक्स बैंक में वे राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान और सीमा पार भुगतानों पर विचार कर रहे हैं। इन्हें कैसे किया जाए, यानी अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करके। which means bypassing the US dollar. So that is one part that is going on. तो ये एक हिस्सा है जो चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, उनका उद्देश्य यही है। और जहां तक होर्मुज का सवाल है, उस पर उनका नियंत्रण है। हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि उसका प्रबंधन तटीय देशों के पास है, यानी ईरान और ओमान के पास। सुरक्षा IRGC नौसेना के पास है, और वे तटीय देशों के हितों यानी GCC देशों के हितों, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए वे होर्मुज जलमध्य के मुद्दे पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। वे उन्हें अपने तेल का व्यापार करने देने या उनके व्यापार, तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स पर से सारे प्रतिबंध हटाने के मामले में भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वे इस पर कोई रियायत नहीं देंगे। और फिर उनकी अपनी जमी हुई संपत्तियां, उस मुद्दे पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जहां तक युद्ध क्षतिपूर्ति का सवाल है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन वे इस बात पर समझौता नहीं करेंगे कि अमेरिका इजराइल को लेबनान से निकलने के लिए कहे, उस सुरक्षा क्षेत्र से जो उसने बनाया है, और गाजा में गाजावासियों, फिलिस्तीनियों को मारना बंद करे जो वे वहां कर रहे हैं। और जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उन्होंने ट्रंप के उस बोर्ड ऑफ पीस को पहले ही ठुकरा दिया है। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि हमास को पहले निरस्त्र होना होगा, जो नहीं होगा। अब वे शर्तें तय करने वाले नहीं हैं। दुनिया बदल चुकी है। युद्ध बदल चुका है। क्षेत्र में सब कुछ बदल गया है। समीकरण बदल गए हैं। नक्शा बदल गया है। सिर्फ चाइनिस्ट ही हैं जो ये समझते नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप होश में वापस आ रहे हैं। इसकी सीधी वजह यह है कि उन्हें पेट्रोडॉलर का अंत दिखाई दे रहा है। मुझे यकीन है कि किसी ने उन्हें बता दिया है कि हम अब इसी मोड पर हैं। तो मैं आपसे सहमत हूं कि युद्ध क्षतिपूर्ति एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वे काफी खुशी से समझौता कर लेंगे, लेकिन किसी और चीज पर वे समझौता नहीं करेंगे। और फिर परमाणु हथियारों का सवाल भी होगा। हाल के दिनों में किसी ने इस पर बात नहीं की है, क्योंकि पूरा ध्यान होर्मुज पर रहा है। मेरी राय में ईरानी शायद सार्वजनिक तौर पर कहें कि वे परमाणु हथियार नहीं चाहते। अभी नहीं, समझौता हो जाने के बाद। और उस समय अगर अमेरिकी पश्चिम एशिया से चले भी जाते हैं इजराइल को छोड़कर, तो वे इजराइल में बने रहेंगे। वे वहां से कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पास सेंट्रल कमांड की क्षमताएं होंगी और CIA की क्षमताएं भी उसके पास होंगी। इजराइल के पास ये सब होगा। तो किसी चरण पर, क्योंकि उन्हें अपने ये क्षेत्रीय ढांचे का हिस्सा है कि इन सभी देशों को बताया जाए जो इस क्षेत्रीय ढांचे और इस संयुक्त रक्षा समझौते का हिस्सा बनना चाहते हैं, कि देखिए, हम सब साझेदार हैं। ईरान कोई वर्चस्ववादी शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी भी इन GCC देशों में से कई के मन में यह संदेह जरूर होगा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो क्या होगा। इसलिए मुझे यकीन है कि किसी चरण पर राष्ट्रपति पेजेशकियन या कोई और इस बात को स्पष्ट करेगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। अभी वक्त है कि ट्रंप को बातचीत के लिए लाया जाए। ईरान के MOU और इस्लामाबाद के MOU पर कोई समझौता किए बिना और बातचीत ईमानदारी से हो।
वैसी नहीं जैसी उन्होंने 11 अप्रैल को की थी जब वे इस्लामाबाद गए थे और जेडी वैंस ने अमेरिकी टीम की अगुवाई की थी और 24 घंटे के भीतर ही वे वहां से निकल गए। फिर उसके 2 दिन बाद 30 अप्रैल को उन्होंने नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी। और इस नौसैनिक नाकाबंदी से क्या फायदा हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वे भी नुकसान उठा रहे हैं। आज हर कोई मुश्किल में है और जो बात अमेरिकी समझते नहीं दिख रहे हैं वो यह है कि जब आप नौसैनिक नाकाबंदी लगाते हैं तो वह युद्ध की कार्रवाई होती है। बस बात इतनी है कि ईरानी सैन्य स्थिति को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहते, वरना उनके पास क्षमता है। वे नाकाबंदी में शामिल अमेरिका के 2 या 3 जहाजों को खत्म कर सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। और फिर आप अमेरिका की प्रतिष्ठा देखते हैं, वो बस गिरती चली जाती है। तो मैं जो कह रहा हूं वो यह है कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। पाकिस्तान निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, वह मध्यस्थ के तौर पर भी काम कर रहा है, और मैं इसे इस तरह कहूंगा, इस्लामी ढांचा तैयार करने में भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जो आखिरकार पश्चिम एशिया से आगे बढ़ेगा। और उसके बाद मेरी राय में ये 2030 तक भी आगे जाएगा। हम जो देखेंगे वह ये कि सामूहिक सुरक्षा की इस अवधारणा को ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश स्वीकार कर लेंगे, जो दुनिया की 80% आबादी है। ये वे देश हैं जो विकास के लिए भूखे हैं, जो प्रगति के लिए भूखे हैं, वे शांति चाहते हैं। इसलिए यह सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण शांति प्रदान करती है, और इसमें सारा भारी काम निस्संदेह पाकिस्तानियों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है प्रवीण, मेरे पास दर्शकों और आपके साथ साझा करने के लिए एक और रिपोर्ट है। ये सीधे इस्लामाबाद से है, जहां मोहसिन रजाई के साथ बातचीत हुई है। इन दोनों देशों के बीच ये सहमति है कि अमेरिका शायद इस स्थिति में नहीं है कि वह, क्योंकि ट्रंप निश्चित रूप से जायोनिस्टों के हाथों पूरी तरह समझौता कर चुके हैं, नेतन्याहू से लेबनान में बमबारी रोकने और गाजा से बाहर निकलने की मांग कर सके। तो उनकी बैकअप स्थिति यानी प्लान नंबर 2 ये है कि अगर अमेरिका इजराइल को बचाने नहीं आता तो अमेरिका के क्षेत्र छोड़ने के बाद भी अगर इजराइल ये काम करता रहता है तो ईरान को इजराइल से अपने तौर तरीके से निपटने दिया जाए। ये उनकी बैकअप नंबर 2 वाली स्थिति है, और वे इसे या तो पहले ही पेश कर चुके हैं या पेश करने वाले हैं। उनका मानना है कि इस मुद्दे पर यानी दूसरे विवादित हिस्से पर दोनों के बीच समझौता हो सकता है, बशर्ते ट्रंप फिर से बेसेंट की हाल में कही गई बकवास पर यकीन करना शुरू न कर दें। अब अगर ऐसा होता है तो इजराइल और ईरान के बीच खुली जंग शुरू हो जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो ठीक वही बात है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि आपने मुझे बताया कि ये खुफिया जानकारी है या लोगों ने ये जानकारी आपके साथ साझा की है। तो यहाँ देखिए, कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह है कि वॉशिंगटन पर इन जायोनिस्टों का नियंत्रण बहुत मजबूत है, और हम ये पहले ही प्रतिनिधि सभा में देख चुके हैं। आप जानते हैं, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2027 के हिस्से के तौर पर वह बयान मंजूर हो चुका है। तो जब हम उस हिस्से को समझ लेते हैं तब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भले ही ट्रंप पश्चिम एशिया से चले जाएं, सेंट्रल कमांड इजराइल के अधीन रहेगा और CIA इजराइल के अधीन रहेगी, क्योंकि अमेरिका में जायोनिस्टों के लिए यह जरूरी है कि इजराइल जीवित रहे। अब यहाँ समस्या यह है कि इजराइल सिर्फ जीवित रहना नहीं चाहता, वह अपने इजराइल के सपने को छोड़ना नहीं चाहता, और मेरे आकलन में यही दूसरा हिस्सा ईरानियों और चीनियों द्वारा किया जाएगा। देखिए, चीन एक ऐसा देश है, अगर आपको याद हो तो दूत 3 और दूत 4 में उसने ईरान और सऊदियों के बीच मेल मिलाप कराया था। दोनों देशों के 7 साल तक कूटनीतिक संबंध नहीं थे। फिर 2004 में बीजिंग ही वह जगह थी जहां फतह और हमास समेत 4 फिलिस्तीनी समूहों को एकजुट मोर्चा बनाने के लिए साथ लाया गया।
तो मैं जिस बात पर आ रहा हूं वो ये है कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक बार फिर, हालांकि ईरानी पहले से ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वे कहीं ज्यादा खुलकर बोलेंगे। But then they will be much more open because unless this Palestinian issue is क्योंकि जब तक फिलिस्तीनी मुद्दे को ईमानदारी से मेज पर नहीं रखा जाता तब तक बात नहीं बनेगी। आज इसके समाधान की उम्मीद है क्योंकि अमेरिका पश्चिम एशिया से निकल रहा है और दुनिया बहुत ध्रुवीय हो रही है, और तीनों, आप जानते हैं, दो महाशक्तियां रूस और चीन फिलिस्तीनी मुद्दे के पक्ष में हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यही इस मुद्दे का मूल है। ज़ायोनियों को समझ आने में कुछ समय लगेगा, यह एहसास करने में कि देखिए, जो वे सपना देख रहे थे वह अब खत्म हो चुका है। वे पश्चिम एशिया में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे देशों के आत्मसम्मान का भी सम्मान करते हुए रहना होगा। जुल्फिकार, मुझे लगता है कि चीजें इसी तरह आगे बढ़ेंगी। What Let me stick up tough for the Kuwait. taking place? See, as far as Americans leaving West Die Bush Jahanik Amerikio Kafeshima Samilana Asawali, a Magwar is Kaiga Dean Towage, Dad and he wrote, Die with Sam. perhaps Yasab, maybe 2 months. It can't be more than that. All this. मैं भी इससे सहमत हूं। No. Is this posturing? I fail to नहीं, understand. how नहीं, far can ये बस take दिखावा it. है। You see, मैं समझ नहीं November पाता is कि आप इसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। we are already in देखिए, नवंबर उनके लिए आखिरी समय सीमा है और हम पहले ही अगस्त में हैं, तो नवंबर तक। ये बिल्कुल साफ है कि जीसीसी देशों के मामले में यूएई को छोड़कर बाकी सभी को झटका लग रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि एक समस्या है, जैसे मैंने आपको सऊदियों का उदाहरण दिया था, जिन्होंने ये ग्रीनलैंड कॉरिडोर खोला है। तो वे सभी समझते हैं कि अमेरिकी ठिकानों का उनकी जमीन पर वापस आना उनके लिए एक समस्या पैदा करता है। इससे उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, और वे सभी समझते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय मुद्दों पर ईरान के साथ बात करनी पड़ेगी। और मैं होर्मुज जलडमरू मध्य की बात कर रहा हूँ कि उसका संचालन कैसे होगा। तो उनकी सलाह ली जाएगी, एवसिनी और अमेंटरू कस्ट इनकाटिंग कि ये कैक से किया जा। मूल रूप से ये नमन इम्पस्टेब्टो ये योद्धीटोस। They are the one who have, they won this war. Simple as that. You see, but बात बस इतनी सी है। देखिए, बहुत से लोग ईरान के एक महाशक्ति बनने की बात करते हैं। आप जानते हैं, ये सारी शब्दावली अमेरिकी है। वे लगातार महाशक्ति की बात करते हैं, लेकिन देखिए, महाशक्तियों का दौर खत्म हो चुका है। आज की बहुध्रुवीय दुनिया में 3 बड़ी शक्तियां हैं। ईरान ने अपनी समझदारी से कुछ ऐसा किया है जिसकी किसी को उससे उम्मीद नहीं थी। उसने ये किया है और वह इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहा है। इसलिए ईरान युद्ध जीत चुका है और पाकिस्तान भारी काम संभाल रहा है। तो मेरे विचार में, और मुझे लगता है कि मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा है, जब हम इस आरआईसी की बात करेंगे तो शायद हम रूस, ईरान और चीन की बात करेंगे, ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में, उस आवाज के रूप में जो नई विश्व व्यवस्था बना रही है। और इस नई विश्व व्यवस्था में जैसे ही इस चीनी इस्लामी ढांचे डोले, इस बड़ी बात the Islamic framework, very big deal. Indeed, very, very big deal. I mean, I could talk to you वाकई for another ये बहुत hour. बहुत बड़ी बात है। मेरा मतलब है, प्रवीण, मैं आपसे आराम से 1 और घंटे बात कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि हमारा समय पूरा हो गया है। अपने असाधारण रूप से जानकारीपूर्ण विचार और अपनी समझ हमारे चैनल को और हमारे वैश्विक लगातार बढ़ते दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपसे सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं आगे भी इसका इंतजार करता हूँ। तो अपनी आवाज देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा और हमारे वैश्विक दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, सबस्टैक पर जाएं, पेड मेंबर बने। वही नाम है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। $5 में हम इसे आपके मेल बॉक्स तक पहुंचाएंगे। केनर स्मिथ खुचाएंगे। Thank you again, Praveen. Do you want to say any final words? No, मैं हमें ये विश्वास थी इल्फिकार, तो अपना कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका युदास।
Thanks a lot. You're आपका बहुत so बहुत स्वागत है। yeah. मैं इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। Right. Hit the